हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पिछली क्लास भी मैंने डाली थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर अपने छोटे छोटे प्रश्न समझे थे कि कैसे क्या बनते हैं, और उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करेंगे छोटे प्रश्नों की क्लास 10th के महत्वपूर्ण। तो इधर देखना आप ध्यान से। हाँ जी, जैसे प्रश्न पूछता है 4,3 व 2,1 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। यानी कि दूरी ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, दूरी ज्ञात करनी हो तो मैंने आपको बताया था, पहले वाले को x1 y1 मान लो और दूसरे वाले को x2 और y2 मान लो। ठीक है, फिर d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 2, फिर माइनस x1 का मान कितना है 4, पावर कितनी है 2, फिर प्लस ये प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1, फिर माइनस y1 का मान कितना है भाई 3, और ये पावर कितनी है। फॉर्मूले में मान रख दिया अपन ने दूरी सूत्र वाले में। आगे बढ़ते फिर अंडर रूट 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या 4 उसके पहले माइनस, तो यहां भी माइनस, कोष्टक बंद, पावर 2, फिर प्लस ये प्लस, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या 3 और उसके पहले माइनस, ये माइनस और पावर। माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगी, और 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 4, माइनस की घात प्लस हो जाएगी, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो डी बराबर कितना आ गया 4 और 4 8। इसको अगर थोड़ा सा आगे सिंपल करना चाहे अपन तो डी बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 कर लेते हैं। एक दो का जोड़ा बना तो एक दो बाहर और एक क्या आ गया बाहर, और ये आ गई इकाई। कोई दिक्कत हो तो बताइए सवाल के अंदर। कुछ नहीं करना है अपने को, केवल दूरी निकालना यहां पर आना चाहिए। दूरी निकालना यहां पर आना चाहिए। ठीक है, दूरी सूत्र के अंदर अपन ने यहां पर क्या किया, जो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने मान पुट कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न बनता है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हमें निकालना है। तो हम देखते हैं कि जल्दबाजी में हमें क्या पता नहीं रहता, अपन केवल फॉर्मूलों को देखते हैं और जो सवाल सॉल्व करते हैं हम उन सवालों की चर्चा को देखते हैं कि पिछले सवाल में कैसे किया, 40 डिग्री का मान सारणी में नहीं है, मान कैसे निकालेंगे। ऐसा नहीं करना आपको। फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है या नहीं होता है, एक होता है। थीटा की जगह मुझे बताओ क्या चल रहा है 40 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 40 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी कितना है 40 है। तो दोनों थीटा की जगह अगर सेम सेम 40 डिग्री होगा तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की। फिर अगला बनता है इसमें हम्म यदि किसी मीनार की यदि किसी मीनार की लंबाई व छाया की लंबाई
बराबर है तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा। यदि किसी मीनार जो है ना उसकी छाया की लंबाई और उस मीनार की लंबाई दोनों आपस में क्या है, समान है या बराबर है, तो सूर्य के उन्नतांश कोण का मान क्या होगा। ठीक है भाई, एक नंबर के प्रश्न, छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं की यहां पर हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। ये रही मीनार और ये रही मीनार की छाया, बना देवे। सूर्य ऊपर रहेगा तो उन्नतांश कोण यानी उन्नयन कोण कहां पर बनेगा, नीचे बनेगा, तो इसको मान लेते हैं थीटा। इसने कहा मीनार की लंबाई एक्स, तो छाया की लंबाई भी क्या होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि मीनार की लंबाई और छाया की लंबाई दोनों ही क्या होगी, एक्स एक्स। ठीक है, ये छोटे नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों, मतलब लंबाई और छाया अगर दोनों ही सेम है ना, तो आपको ध्यान रखना आंसर में से थीटा का जो मान है 45 डिग्री आएगा। कैसे आएगा देखना ध्यान से। ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। टेन थीटा बराबर लंब का मान एक्स और आधार का मान भी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एक आ गया। इधर टेन चल रहा है तो इधर भी देखो टेन में वन किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान होगा। काटना नहीं है, मन में समझना है कि टेन से टेन कटेगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, काटना नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है, जो आप 11th क्लास के अंदर अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो उसके अंदर आप इसको पढ़ोगे, वरना नहीं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है। हाँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखो। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़े चलिए। पांचवा हो गया, अब छठा सवाल। यदि पदों की संख्या 12 हो तो nवा पद क्या होगा। पदों की संख्या 12 हो तो nवा पद जो है क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता या नहीं होता है भाई, होता है। पदों की संख्या 12, पदों की संख्या यानी n जो है ना, n उसका मान है 12, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a 12 हो जाएगा, बराबर a का मान a प्लस n का मान 12 और माइनस 1 इंटू डी हो गया। a 12 बराबर a प्लस 12 में से ये गया 11 और डी, a 12 बराबर a प्लस 11 डी, ये हो चुका है पदों की संख्या, 12 पदों की संख्या का मान, यानी कि 12वां जो पद होगा उसका, 12वां जो पद होगा उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, देखना ध्यान से। किसी एक वृत्त पर, किसी एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है। किसी एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से, यानी कि बाहर वाले जो बिंदु है ना, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, और छोटे छोटे प्रश्न जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं या रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, सारे क्लियर कर देता हूं, है ना। सबसे पहले तो इस आंसर की बात करते हैं। तो ये एक वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बाहर कोई एक बिंदु मान लो, इससे स्पर्शरेखा खींचेंगे इधर खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा खींचेंगे इधर भी खींच सकते हैं। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। फिर इसके बाद में और भी बात करें अपन, यहीं पर बना लू मैं, है ना, यहां पर लिख दूं, वृत्त पर स्थित बिंदु पर, वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त ये रहा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर वृत्त पर स्थित यानी वृत्त की परिधि पर एक पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? हमेशा एक खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु पर जो है हमेशा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हमेशा एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु हो तो, ठीक है। ये तो वृत्त के ऊपर बिंदु की बात कर रहा है। अब अगर बिंदु को हटा दे, बिंदु को हटा दे, केवल यूं कह दूं मैं, वृत्त पर कितनी, वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? तो जरा सोचो, ये वृत्त बनाया मैंने, यहां पर ये स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि ये तो बहुत सारी खींच सकते हैं अपन। यानी कि वृत्त पर कोई पॉइंट फिक्स नहीं हो और वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम लिखेंगे वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। आया समझ में सभी को? तो ये एक एक नंबर के प्रश्न आपको याद रखने हैं और बहुत ही अच्छा से इनको पढ़ना है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, फिर फॉर्मूले भी पूछ लेता है भाई रिक्त स्थान के अंदर। जैसे कि यहां पर लिख दूं मैं, अगला प्रश्न है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है केवल, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दूं मैं, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दूं तो भी आंसर ऐसे ही लिखेंगे अपन। कैसे देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, देखिएगा, यदि त्रिज्या आर हो तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होगा? तो भाई गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है इसमें सवाल में? आर ही दे रखी है, आर की जगह आर ही। तो इसका मतलब हमें यहां पर केवल क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सोचते हैं सर इसके अंदर त्रिज्या का मान नहीं दे रखा है, तो हम इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? और फिर वो बिना फॉर्मूला लिखे ही सवाल को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, और फिर उसके नंबर उनके कट जाते हैं, ठीक है भाई। तो अगर मान नहीं दे रखा है तो जो दे रखा उसका फॉर्मूला लिख दो और फिर खत्म सवाल, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला जो सवाल है, यदि शून्य 4 व 2 हैं तो द्विघात बहुपद बनाइए। द्विघात बहुपद बनाइए पहले वाले। अब इसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखना, प्रश्न ने ऐसा नहीं कहा कि शून्यकों का योग और गुणा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा प्रश्न ने, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे? पहले वाले शून्यकों को तो मान लेंगे अल्फा, और दूसरे वाले शून्य को मान लेंगे बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला। तो मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान तो है 4 प्लस बीटा का मान है 2, और बाहर क्या चल रहा है x, फिर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा का मान तो है 4 इंटू बीटा का मान कितना है 2, और बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है भाई, लिख दिया, आइए समझ में यहां तक। तो अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ा 6x, फिर प्लस 4 इंटू 2 8, और फिर बराबर में क्या आ गया 0। तो ये हो चुका अपना आंसर। आया सभी को समझ में ये? ठीक है भाई। और हाँ, इसके साथ में एक और ऐड कर लेना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी आपको आनी चाहिए। समानुपातिकता प्रमेय ये भी आपको आनी चाहिए। इसका कथन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतनी सी क्लास काफी, क्योंकि बड़ी क्लास डालने का समय नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक क्लास और डालूं आपके लिए छोटे छोटे प्रश्नों की, और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ताकि और बाकी जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं, और कुछ सवाल छूट भी गए हैं तो वो बात अलग है। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता जरूर दिए हैं पूरी बुक के कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप जरूर देखें। और आप सभी को फिर से एक बार आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अभी पेशेंस और अपने शांति से अपना एग्जाम देवे और अच्छे नंबर लाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।